मैं प्रोफेसर ए.के. वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 14वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये हमारा वीडियो लेक्चर पूरी तरह से हिंदी में है। पहले वीडियो लेक्चर्स जो थे उनकी भांति, और इसमें हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो शील्डिंग इफेक्ट है, डी शील्डिंग इफेक्ट है, उसके बारे में बात की है। आइए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। आपको मालूम है और आपने देखा होगा पुराने वीडियो लेक्चर में जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, मतलब जो प्रोटॉन है वो स्पिन होता है। उसके स्पिन के कारण उसका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट। और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं लगाते हैं तो इस न्यूक्लियस के, स्पिनिंग न्यूक्लियस के दो एनर्जी लेवल होते हैं, दोनों डीजनरेट होते हैं। परंतु जैसे ही बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के कारण क्या होगा, ये दोनों एनर्जी लेवल सेपरेट हो जाते हैं ई माइनस और ई प्लस में। और जो लोअर एनर्जी लेवल है, यहाँ पे हमारा ये स्पिनिंग प्रोटॉन है या न्यूक्लियस है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चला गया, तो क्या होता है, बाहर से हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस या रेडियो वेव्स लाते हैं एक निश्चित आवृत्ति के। और जिस समय इन रेडियो वेव्स की एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर हो जाती है, रेजोनेंस कंडीशन प्राप्त होती है। और दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का जो अंतर है डेल्टा ई, ये बराबर एच जी एन बीटा एन होता है। तो ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं, जो इसमें टर्म्स यूज हुए हैं, सिंबल यूज हुए हैं, इसके बारे में आपको मालूम है ऑलरेडी। और हम कहते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन प्राप्त हुई, मतलब एनएमआर सिग्नल प्राप्त हुआ। यही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत है। अब सवाल उठता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। देखिए क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन तो रहता ही है, साथ में हाइड्रोजन भी होता है। अब वैसे अगर आप देखो तो हाइड्रोजन में कोई अंतर नहीं है, जो एच यहाँ पे है वही एच यहाँ लिखा है। परंतु एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे खास बात यह है, उसकी ब्यूटी ये है इस टेक्निक की, कि ये सारे प्रोटॉन्स में डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ये बताएगी आपको कि ये जो प्रोटॉन है ये OH ग्रुप का है, ये कार्बोक्सिलिक का है, ये बेंजीन का प्रोटॉन है, ये एल्केन का प्रोटॉन है या एल्कीन का प्रोटॉन है या एल्काइन का प्रोटॉन है या अमीन्स का प्रोटॉन है। तो यही एबिलिटी है एनएमआर टेक्निक की, कि वो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकती है, पहचान सकती है, और इसीलिए इसके इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। अब सवाल उठता है कि पर ऐसा क्यों होता है और वो कैसे पहचानती है। तो, तो उसका रीज़न ये है कि आपको मालूम है कि इस इक्वेशन में जो कैपिटल एच है, ये बाहर से जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं एच, तो उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। परंतु ये मैग्नेटिक फील्ड के सामने जब स्पिनिंग न्यूक्लियस आता है, मतलब प्रोटॉन आता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रोटॉन इसी मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव कर रहा है जो बाहर से लगाई है, कि या उससे कम या ज़्यादा। और यही कारण है कि एनएमआर टेक्निक प्रोटॉन्स के बीच में अंतर को बताती है। तो रीज़न उसका ये है कि जो प्रोटॉन होता है वो उतनी मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव नहीं करता जितनी लगाई गई है। मान लीजिए 1000 गॉस की मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बाहर से लगा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोटॉन है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करे। हो सकता है वो 900 का करे, ये हो सकता है वो 1100 या 1200 गॉस का करे। तो सत्य तो ये है कि जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, एच या एच अप्लाइड जिसको कह सकते हैं अपन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसका मान और जो प्रोटॉन अनुभव करता है उसको कहा जाता है इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, उसका मान दोनों अलग अलग होते हैं। तो एच इफेक्टिव मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन अनुभव करता है, और एच मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बाहर से लगाई हुई है। ये दोनों भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इनके बीच में ये रिलेशन होता है, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट होता है और इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव या निगेटिव मान होता है। तो सीधा साधा मतलब अब ये हुआ कि जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोटॉन अनुभव करता है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो एच इफेक्टिव लेस देन एच भी हो सकता है और मोर देन एच भी हो सकता है। और क्यों होता है ऐसा, कम या ज़्यादा, इसी बात को हम समझाएंगे शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है रक्षा करना या बचाना।
तो असल में होता क्या है, देखिए इस फिगर से हम समझाएंगे आपको कि ये स्पिनिंग न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस अकेला नहीं रहता है, चारों तरफ बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्लाउड होता है, तो उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो भी सर्कुलेशन करता रहता है। तो ये जो डॉटेड लाइन वाइट है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो सर्कुलेट हो रही है। अब चूंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन भी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ये, और उसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस से पीले रंग से देखिए दिखाई गई हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, जो फील्ड हमने बाहर से लगाई है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के कारण लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसकी दिशा देखिए बिल्कुल उल्टी है, ऊपर से नीचे की तरफ है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ जा रही हैं प्रोटॉन के पास, परंतु जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के कारण लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो ऊपर से नीचे आ रही हैं और इसका विरोध कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूक्लियस को वो बचा रही हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोटॉन या न्यूक्लियस जो स्पिन कर रहा है अनुभव करता है, तो आपको मालूम है उसको हमने कहा है एच इफेक्टिव। तो ये जो एच इफेक्टिव है, इसलिए इसका मान क्या होगा, एच से कम हो जाएगा। तो क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है या लोकल मैग्नेटिक फील्ड भी जिसको कहते हैं, इसकी दिशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत है, इसलिए ये इस स्पिनिंग न्यूक्लियस को इस मैग्नेटिक फील्ड से बचाती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम बाहर से लगा रहे हैं वो अधिक होगी, और जो अनुभव करेगा ये कम होगी, इसलिए एच इफेक्टिव का मान एच से कम होगा, और इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। अब शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियस है इस या स्पिनिंग प्रोटॉन है, वो कम मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करता है, तो एच इफेक्टिव कम होगा और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ज़्यादा होगी। अब चूंकि ये कम मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव कर रहा है और रेजोनेंस प्राप्त करने के लिए इसको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होगी, तो इसलिए अपन कहेंगे कि जो रेजोनेंस है वो हायर मैग्नेटिक फील्ड में अपन को प्राप्त होगा। तो हायर मैग्नेटिक फील्ड में अपन को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेगी, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तभी रेजोनेंस उत्पन्न हो पाएगा। तो उसका कारण ये है कि एच इफेक्टिव का मान एच से कम है। तो रेजोनेंस उत्पन्न करने के लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के मान को और बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि जो एनएमआर सिग्नल है, मतलब जहाँ रेजोनेंस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मान हायर वैल्यू पे प्राप्त होगा आपको, या हायर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, और इसलिए इसको कहा जाता है कि एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में प्राप्त हो रहा है। तो अप फील्ड का मतलब होता है हायर मैग्नेटिक फील्ड में एनएमआर सिग्नल का प्राप्त होना या रेजोनेंस का होना, और इसका अर्थ ये भी होता है, आगे देखेंगे अपन, केमिकल शिफ्ट का मान इसलिए कम होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो एनएमआर सिग्नल हैं वो हायर मैग्नेटिक फील्ड में प्राप्त होते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए इसका, यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, ये मीथेन है, ये मिथाइल क्लोराइड। पहले देखिए मीथेन को डिस्कस करते हैं अपन। इसमें चारों जो प्रोटॉन है वो एक से हैं, इनको मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहा जाता है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ। इस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सर्कुलेट हो रहा है। क्योंकि इनकी दिशा परपेंडिकुलर है आपस में, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं ये एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। ये जो लाल रंग के एरो है ना, लेफ्ट टू राइट, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के हैं, और राइट टू लेफ्ट जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण आ रही है। तो देखिए एक दूसरे के ये अपोजिट हैं। इसका मतलब है कि ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रोटॉन को, इस एच को वो इस मैग्नेटिक फील्ड से बचा रही है। तो ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे भी हो गया, और शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो एनएमआर सिग्नल है वो अप फील्ड पे प्राप्त होता है ना, अभी आपको बताया था। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, मीथेन में और मिथाइल क्लोराइड में ये अंतर है कि एक हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया है। चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी है, यहाँ कम हो गई है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा।
यहाँ पे सिग्नल थोड़ा ज़्यादा हायर मैग्नेटिक फील्ड पे मिलेंगे, मतलब अप फील्ड में मिलेंगे, और यहाँ थोड़ा सा कम में मिलेंगे। इसके लिए केमिकल शिफ्ट का मान कम होगा, इसके लिए केमिकल शिफ्ट का मान ज़्यादा होगा। तो ये शील्डिंग इफेक्ट के कारण इसका जो प्रभाव पड़ता है एनएमआर सिग्नल पे, तो वो हो गया। अब कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि सर्कुलेटिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं और प्रोटॉन को जो स्पिन हो रहा है उसको बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी होगी, न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतने हायर मैग्नेटिक फील्ड पे आपको एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा या आप फील्ड पे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार शील्डिंग इफेक्ट के कारण एनएमआर जो पीक्स हैं या सिग्नल हैं वो हायर मैग्नेटिक फील्ड में प्राप्त होते हैं। अब इसका एक उल्टा इफेक्ट होता है, वो कहलाता है डी शील्डिंग इफेक्ट, या उसको निगेटिव शील्डिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। देखिए, ये प्रोटॉन है, ये स्पिन कर रहा है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है नीचे से ऊपर। तो अब अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण उत्पन्न होती है, अगर वो इस तरह से कार्य करती है या उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि प्रोटॉन के पास या स्पिनिंग न्यूक्लियस के पास जो उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, वो एक सी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो स्पिनिंग न्यूक्लियस है या प्रोटॉन है, ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करेगा जितनी आपने अप्लाई की है, उससे भी ज़्यादा। अगर 1000 गॉस आपने अप्लाई की है तो हो सकता है वो 1100 और 1200 गॉस की मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव कर रहा हो। तो शील्डिंग का उल्टा हो गया ये, इसलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव शील्डिंग इफेक्ट या डी शील्डिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे जो एच इफेक्टिव है, मतलब जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोटॉन अनुभव करता है, उसका मान ज़्यादा होता है और अप्लाइड फील्ड का कम। शील्डिंग इफेक्ट में आपने देखा जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। तो इसको कहा जाता है डी शील्डिंग इफेक्ट। और डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करता है, जितनी अप्लाई की है उससे भी ज़्यादा। और इसका अर्थ ये भी होता है कि चूंकि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव कर रहा है पहले से ही, इसलिए एनएमआर सिग्नल प्राप्त करने के लिए आपको कम मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, या अपन बोलेंगे कि जो एनएमआर पीक है या सिग्नल है या रेजोनेंस कंडीशन है वो कम मैग्नेटिक फील्ड में ही प्राप्त हो गई, मतलब डाउन फील्ड में प्राप्त हो गई। तो इसको कहते हैं डाउन फील्ड। तो एनएमआर सिग्नल अगर आपको लो मैग्नेटिक फील्ड में मिलता है मतलब डाउन फील्ड, हायर में मिलता है इसका मतलब होता है अप फील्ड। अब इसके दो एग्जांपल देखिए आप, एक तो इथिलीन मॉलिक्यूल और एक बेंजीन। यहाँ पे देखिए आप, ये इथिलीन का मॉलिक्यूल है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये नीचे से ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलेट इस तरह से अब करते हैं कि उनके सर्कुलेशन के कारण ये लाल रंग का जो एरो है ये ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप देखिए इस प्रोटॉन को देखिए जरा, इस प्रोटॉन में जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाई हमने उसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस तो आ ही रही हैं, इसके अलावा जो इंड्यूस मैग्नेटिक की जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, रेखाएं हैं चुंबकीय, ये भी उसी दिशा में आ रही हैं। तो दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड इसमें लगेगी, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों की दिशा एक ही है। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर आपने यहाँ से 1000 गॉस की मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो वास्तव में ये 1200 या 1100 मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करेगा। तो इसलिए इसको डी शील्डिंग इफेक्ट कहा गया है। और डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान बढ़ जाएगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन अनुभव करेंगे वो ज़्यादा होगी और अप्लाइड कम होगी। और इसलिए एनएमआर सिग्नल प्राप्त करने के लिए आपको लो मैग्नेटिक फील्ड में ही आपको काम चल जाएगा, या कहना चाहिए कि लो मैग्नेटिक फील्ड में ही आपको एनएमआर सिग्नल या रेजोनेंस कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। तो इसको कहेंगे अपन कि डाउन फील्ड में सिग्नल मिला। और अगर डी शील्डिंग इफेक्ट होता है तो क्या होता है, जो केमिकल शिफ्ट है डेल्टा स्केल में उसका मान अधिक होता है। इसी तरह बेंजीन में देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रिंग है,
और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है, सफ़ेद रंग के जो सर्किल हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण क्या होता है, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा भी नीचे से ऊपर होती है। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं जो बाहर की तरफ हैं, ये दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव कर रहे हैं एक ही दिशा में, एक तो एक्सटर्नल और एक इंड्यूस। इसलिए एच इफेक्टिव का मान इनमें भी बढ़ जाता है, और एच इफेक्टिव बढ़ने के कारण क्या होता है, एनएमआर सिग्नल हमको कम मैग्नेटिक फील्ड में या डाउन फील्ड में प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गए दोनों एग्जाम्पल डी शील्डिंग इफेक्ट के, या जिसको अपन निगेटिव शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि डी शील्डिंग इफेक्ट में जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, उसके मान को बढ़ाते हैं। फिर दूसरी बात कि जो प्रोटॉन स्पिन कर रहा है उसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो डी शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ उतना वो रक्षा करते हैं, शील्ड करते हैं। तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर डी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो लो मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेंस मिलेगा, मतलब जो एनएमआर सिग्नल है वो डाउन फील्ड में ही प्राप्त हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन से मॉलिक्यूल में शील्डिंग ज़्यादा है कि डी शील्डिंग ज़्यादा है, इसको कैसे कंपेयर करें। तो उसके कंपैरिजन के लिए एक कंपाउंड लेते हैं, हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसको कहा जाता है टेट्रामीथिल सीलेन, टीएमएस। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको एक रेफरेंस के रूप में लिया जाता है, और इसको रेफरेंस के रूप में लेने का एक कारण है, क्योंकि और कारण वो ये है कि जो टेट्रामीथिल सीलेन है टीएमएस, अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 12 प्रोटॉन्स होते हैं, और ये 12 जो प्रोटॉन है बीच में सिलिकॉन होता है, तो ये 12 जो प्रोटॉन्स होते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट मतलब मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। अब देखिए, चूंकि कार्बन और सिलिकॉन को अगर कंपेयर करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेट हालांकि बहुत कम होती है पर सिलिकॉन से ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे 3 3 3 और ये 3 12 प्रोटॉन हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे। तो कुल मिला के टेट्रामीथिल सिलीन का जो प्रोटॉन है 12 में से, क्योंकि 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो कोई भी प्रोटॉन हम देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर मैक्सिमम होगी तो शील्डिंग इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो टेट्रामेथिल सिलेन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने के कारण जो शील्डिंग इफेक्ट है वो मैक्सिमम होता है। दूसरे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो उनमें शील्डिंग इफेक्ट का मान कम होता है, और सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट का कारण का जो मान है वो किसमें मिलता है, वो टीएमएस में। तो ये तो एक रीज़न है। इसके अलावा कुछ दूसरी क्वालिटी भी इसमें होती हैं टेट्रामीथिल सिलीन में, कि जैसे कि 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन के अलावा, क्योंकि 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, हाँ, तो एक चीज़ और ये है कि बड़ा शार्प सिग्नल इसमें प्राप्त होता है एनएमआर का। और चूंकि शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है इसलिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगेगी रेजोनेंस कंडीशन प्राप्त करने के लिए या एनएमआर सिग्नल प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए जो एनएमआर सिग्नल है ये अप फील्ड में प्राप्त होगा और सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे प्राप्त होगा। टीएमएस के अलावा जो दूसरे कंपाउंड हैं सब में शील्डिंग का मान कम है टीएमएस के कंपैरिजन में, और इसलिए टीएमएस की तुलना में उसमें जो कंपाउंड्स में जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उनमें जो एनएमआर सिग्नल है वो थोड़े से कम मैग्नेटिक फील्ड में ही प्राप्त हो जाता है। पर टीएमएस में जो एनएमआर सिग्नल है वो सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड में प्राप्त होता है, अप फील्ड में प्राप्त होता है, इसीलिए इसको एक रेफरेंस के रूप में लिया जाता है। और उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी दिशा हो, शील्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, शील्डिंग का मान नहीं बदलता है। फिर केमिकली इनर्ट है, क्रिया भी नहीं करता है, ऑर्गेनिक जो भी दूसरे कंपाउंड हैं या सैंपल्स हैं जिनका एनएमआर स्पेक्ट्रा हमें निकालना है उनसे ये रिएक्ट भी नहीं करता है।
और इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो NMR आपने अगर निकाल दिया दिए गए कंपाउंड का, तो इसको आसानी से फिर आप गर्म करके इसको TMS को सेपरेट कर सकते हैं कंपाउंड से। तो ये सब कारण ऐसे हैं जिसके कारण इस TMS का उपयोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है एज ए रेफरेंस। अब कुल मिला के जो निष्कर्ष ये निकला कि शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो प्रोटॉन है वो कम मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करता है, और कम मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करने के कारण NMR जो सिग्नल है या रेजोनेंस कंडीशन है हायर मैग्नेटिक फील्ड में प्राप्त होगी, मतलब अप फील्ड में प्राप्त होती है। डी शील्डिंग इफेक्ट इसका उल्टा होता है। डी शील्डिंग इफेक्ट में प्रोटॉन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करता है, इसलिए NMR सिग्नल डाउन फील्ड में मिलता है, कम मैग्नेटिक फील्ड में मिलता है। और शील्डिंग को हमेशा जब भी आपको कंपेयर करना हो तो अपन TMS से करते हैं, कि TMS से तो सारे कंपाउंड्स की आपस में जो शील्डिंग एफिशिएंसी है वो TMS से कंपेयर की जाती है, और सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट इसी में TMS में, मतलब टेट्रामिथिल सिलेन में होता है। तो इसको रेफरेंस के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट और डी शील्डिंग इफेक्ट के बाद जो दूसरे जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें देखिए हम क्या क्या कवर करेंगे। एक तो केमिकल शिफ्ट स्केल्स, तो केमिकल शिफ्ट स्केल्स क्या होते हैं, फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं, और NMR जो स्पेक्ट्रा है या पीक्स हैं या सिग्नल्स हैं वो क्यों स्प्लिट होते हैं, इस बारे में हम अगले जो वीडियोस हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हिंदी में ही आपको सारी जो टीचिंग सामग्री है, जो लेक्चर हैं वो आपको मिल सकें और आप उनको समझ सकें। थैंक यू सो मच।